थले हो जाओ, थले हो। लोगों तो नहीं है। थोड़ा आराम से यार। सर आप पीछे ले बैठ, ये देखो ये बस थोड़ा प्लीज यही साइड हो जाइए, आधा इधर आधा इधर रास्ते में तो काम करने लिए थोड़ा भैया प्लीज 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 मेहरबानी प्लीज बस 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 प्लीज प्लीज ना स्टेज पे बैठे हुए जनरल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस सागर साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुस्तफा साहब, जम्मू प्रोविंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट गुप्ता साहब, मेरी बहनें, मेरे भाई और आप सब जो यहाँ तशरीफ लाए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज मौका मिल रहा है फिर से आपसे बात करने का। मैं ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं बयान करूँगा, उसके लिए वक्त नहीं है। हमने मुकाबला करना है, फिरका परस्ती का मुकाबला करना है। ये जो हिंदू और मुसलमान में एक दीवार बनाने की कोशिश कर रही है, इस दीवार को तोड़ना है। और उसके बगैर न ही हिंदुस्तान बचेगा न ये रियासत बचेगी। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो इस नफरत को हमने दफन करना है, जला देना है, क्योंकि ये नफरत जो है यही सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा है जिससे ये इलेक्शन जीतते हैं। हर इलेक्शन में मैंने ये देखा है, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है नफरतें बढ़ाई जाती हैं। मुसलमान लीडरों को मुसलमानों के इलाके में ले जाते हैं, हिंदुओं के इलाकों में हिंदू को ले जाते हैं। क्या ये अच्छा होता अगर उस वक्त मुसलमान लीडर को हिंदू के इलाके में ले जाते और हिंदू के लीडर को मुसलमान के, मगर नहीं हुआ। और यही है, पिछला इलेक्शन भी जीता गया। बालाकोट बालाकोट बालाकोट, क्या लाइन बदल गई? क्या हमने कोई हिस्सा हिंदू पाकिस्तान से वापस लिया? और लाइन तो वहीं पर खड़ी है। अपना ही जहाज वहां गिराया तो क्या मिला? हाँ, बीजेपी की हुकूमत आई। आज भी यही कर रहा है। आज भी यूपी को जीतने के लिए ये लोग नफरत फैला रहे हैं और आपके जम्मू में कर रहे हैं, जो ये कहते हैं जम्मू 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 जम्मू। बस मेहरबानी कर नारे मत। मुझे ये बताएं, जम्मू कश्मीर का गेट है, दरवाजा है, और कश्मीर लद्दाख का दरवाजा है। और ये जो सोचते हैं कि हम इस रियासत को तोड़ देंगे, तो उनको मैं कहना चाहता हूं, खबरदार, वो सोच न रखना जिससे ये वतन बचेगा नहीं। इस वतन को बनाया है तो उन लोगों ने बनाया जिन्होंने कभी जवाहरलाल को लाल किले पे 15 अगस्त पे झंडा उड़ाते हुए नहीं देखा। उसमें वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, वो भी थे जिनका कोई धर्म नहीं था, मगर भारत के लिए, उस हिंदुस्तान के लिए लड़े जिसमें हम सब रह सकते थे। कभी भूलिए मत, जम्मू में नफरत की लहर आज से नहीं है, 47 से।
जहां कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यहां पे मुस्लिम लीग थी। हमारी और उनकी सोच में बहुत फर्क था। और उस सोच के फर्क की वजह से 47 में जो कांड यहां जम्मू के इलाकों में हुआ, वो उसी की वजह थी। और अगर आज भी वो नफरत बढ़ती रही, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं जो हुकूमत करते हैं दिल्ली में, खबरदार रहें। हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे, इनको रुका नहीं सकेंगे, बचा नहीं सकेंगे। अरे मुझे बताओ, मैं कश्मीरी हूं, मेरे इलाके में सर्दी इतनी ज़बरदस्त होती कि पूछिए मत। मेरा खाना अलग, मेरा पहनना अलग, मेरे घर अलग। तमिलनाडु से मेरा क्या है, उनका मौसम कभी इतना ठंडा नहीं होता, उनके कपड़े हमारी तरह गर्म कपड़े नहीं होते, वो ठंडे पहनते हैं। उनका खाना हमारे से बिल्कुल अलग। पर किस चीज ने हमें एक रखा? वही हाल बंगालियों का, वही हाल महाराष्ट्र वालों का, अलग अलग, मगर सिर्फ एक सोच से कि हम इकट्ठे इस हिंदुस्तान को बनाएंगे, उसके बगैर नहीं बनेगा, उसी लिए हम सब लोग इकट्ठे हैं। मगर जो ये सोच रखते हैं, पहले तो हमें पाकिस्तानी कहा गया, इस जमात को पाकिस्तानी कहा गया, फिर आपके सामने आए, भूलिए मत, बिल नंबर 9 आ गई है, आप पाकिस्तानी आएंगे, वो आपको घरों से निकाल देंगे, आपको ख़त्म कर देंगे, आपके ज़मीन ले जाएंगे। और मैं कहता रहा आप लोगों से कोई नहीं आ सकता जब तक दिल्ली वाले इजाज़त नहीं देंगे। मगर आपने सुना है, ज़रा बताइए, आज उनसे पूछिए जो उस वक्त नारे मार रहे थे कि कौन आया, कौन बसा, किसको निकाला, पूछिए। मगर यही बेवकूफ़ी हम आज भी कर रहे हैं। आज भी हम ये समझते हैं कि बस जम्मू बचेगा, बाकी जाए भाड़ में। जम्मू बचेगा नहीं जब तक हिंदुस्तान नहीं बचेगा। और इसलिए आपसे कहता हूं, आप वर्कर से कहता हूं, क्योंकि आप हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ है। आपने इन लोगों का मुकाबला करना है, इनके झूठ का मुकाबला करना है। सागर साहब ने बहुत अच्छा कहा, 3000 लोग मारे गए हमारी पार्टी के, मेरे मिनिस्टर मारे गए, मगर हमने झंडा हिंदुस्तान का छोड़ा नहीं, हम छुड़े रहे। मारो जितने मार सकते, मगर हम उधर जाने वाले नहीं, हम इधर जाने वाले। उस वक्त जब नारे तकबीर हो रहा था और यहां हर हर महादेव हो रहा था, तब कश्मीर पाकिस्तान जा सकता था। ये जम्मू कश्मीर की रियासत जो है पाकिस्तान की बन सकती थी, यहां कोई हिंदू नहीं रह सकता। मगर वो लीडर शेर कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी थी, उसने कायदे आज़म से कहा कि नहीं, टू नेशन थ्योरी हमें मंजूर नहीं है, हमने रहना है तो सबके साथ रहना है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पैदा करने वाला वो है। मैं तो बार बार ये कहता हूं, अगर उसने मुझे जवाहरलाल के घर में पैदा किया होता तो मैं हिंदू होता, और इंदिरा गांधी को अगर पैदा किया होता शेख अब्दुल्ला के घर में तो मुसलमान होता। और संतान देने वाला वो है, किसको किसके घर में देगा, किसको किसी के घर में नहीं देगा, वो जानता है। मैं नफरत पैदा करने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें हुकूमत करनी है, क्या नफरत पे करनी है?
और ये जो तुम लोगों को खरीद रहे हो, क्या समझते हो उससे तुम हुकूमत कर लोगे? हमारे लोग बहुत जानते हैं, पहचानते हैं कि किस लिए तुम ये कर रहे हो, और ये भी जानते हैं कि उनके दिल तुम्हारे साथ नहीं है, वो सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं। कब सीखोगे? याद है कहते थे जब कांग्रेस की हुकूमत थी, मैं भी मंत्री था, कहते थे पेट्रोल के दाम चढ़ गए, लोग कहते थे हम चढ़ गए जनाब। कहते गैस का सिलेंडर का कीमत चढ़ गया, कहते हैं जनाब चढ़ गया। जो दाल आप खाते थे क्या उसकी कीमत बढ़ गई कि आप नहीं खा सकते? आप आज मैं इसी वज़ीर आज़म से पूछता हूँ, जो आपने हमसे वादे किए थे वो कहाँ है? आज गैस सिलेंडर कहाँ पहुँच गया? मेरी माँ और बहन जो है आज फिर से गोबर और चूल्हा जला रही है अपना खाना पकाने के लिए, और उसके पास पैसा नहीं है दाल खरीद सके। इतनी दाल की कीमत आसमान पे पहुंच गई। और आपके जो पेट्रोल और गैस, उसको देखो, आपकी टिकट जो है, अगर आप यहाँ से जम्मू के शहर से आरएसपुरा जाना चाहते हो, उसकी टिकट कितनी बढ़ गई है। अगर आप पठानकोट जाना चाहते हो, उसकी कीमत कितनी बढ़ गई है। बैठ जाओ बहन। तो ये देखिए आप कि कहां पहुंच गए हम। जो वादा करते थे कि हम इसको जन्नत बनाएंगे, उन्होंने इसको जहन्नम बना दिया है। अगर तुमने इलेक्शन जीतना है तो जहन्नम मत बनाओ, जन्नत बनाओ, फिर इलेक्शन जीतो। और तुम्हारे लीडर आते हैं, वजीर आते हैं, बड़े वजीर घूमे, कहाँ गए? तुम्हारे गांव में नहीं गए? पहलगाम गए, गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, खाना पीना खा के वापस दिल्ली गए कि हमारे मंत्री सारे जम्मू कश्मीर में घूम के आ गए। कमाल देखो। अरे कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे, कितना। क्या ये समझते हो कि वही लोग हैं जो 52 में थे? नहीं, आज पढ़े लिखे हैं। आज पहाड़ों पे भी पीएचडी वाले हैं, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, पैरामेडिकल लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं। वो जानते हैं कि हो क्या रहा है। आप मीडिया को देखिए, कितना मीडिया को दबाया हुआ है। अगर एक भी अखबार वाला या मीडिया का दूसरे जो रुख है वो कोई भी चीज सच्ची बयान करे, उसके एडिटर को पहले ही पुलिस थाने में बुलाया जाता है कि खबरदार, कुछ दूसरा करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम ऐसे कानून लगाएंगे कि पूछिए मत। भूल गए? यूपी में सबसे बड़ा अखबार था, आज भी है, उसके ऊपर रेड डाल, क्योंकि वो सच लिखता था। उसे दिखाया कि कोविड में किस तरह लाशें जो हैं जमुना और गंगा में डाली जा रही है। देखा। और ये कहते हैं कि 5 लाख मर गए, और जब उसका एस्टिमेट किया गया उन्होंने कहा 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए। हाल देखिए। अगर कोई अखबार ये लिखेगा, उस अखबार के मालिक को जेल के कोने में बैठना पड़ेगा। ये वो हिंदुस्तान नहीं है। मैं वो हिंदुस्तान जानता हूं जब जवाहरलाल पार्लियामेंट में बैठा होता था और बड़े नेता लोहिया साहब थे, वो ऐसे ऐसे हमले उन पे करते थे। मजाल है कि जवाहरलाल अपनी कुर्सी से हिले, सुनता था।
वो जमाना था जबकि आप खुला लिख सकते थे। इमरजेंसी का जमाना आया। नाज करता हूं इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के ऊपर, आज नहीं है, भगवान उनको स्वर्ग में चला गया। उसने खाली रखा मगर झूठ नहीं लिखा। सारी जो दौलत उसकी पूंजी थी उसने लगा दी मगर सर नहीं झुकाया। वो थे हमारे लिए। आज अमेरिका का मीडिया देखिए, उनने ट्रंप के बारे में ऐसा लिखा कि ट्रंप जीत नहीं सका। आप समझते हैं कि आप हर वक्त रहेंगे, अंत आएगा। और जिन्हीं अखबारों को आपने दबा के रखा है वो खुल्लम खुल्ला लिखे। और मैं अल्लाह से यही कहता हूँ, तब तक मुझे नहीं लेना इस दुनिया से, जब तक मैं वो नहीं देखूँ कि हमारे अखबार सच्चाई से लिख सके और सामने लिख सके। डरना नहीं है, घबराना नहीं। कई मुश्किलें आई मगर जिससे उसकी रस्सी पकड़ी है उसको डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालिक वो है। मैं तो कहता हूं बार बार, भगवान रावण इतना ताकतवर, जब उसने खत्म करना था उसने उससे सीता मां का अपहरण कराया। और वही लंका जहां का वो बादशाह था, हनुमान जी के से उसको जलवा दिया। और फिर जैसे सेरा मनाते हैं आप, वहां तीनों को खत्म कर दिया, रावण को भी, कुंभकर्ण को भी, मेघनाथ को। मालिक वो है। जरूर मुश्किलें हैं, कौन कहता नहीं है। सच बोलना मुश्किल हो गया, वो थाने में ले जाए, अंदर कर दे। तो थानेदार भी क्या करेगा, उस पर जोर है हुकूमत, उसको अपनी नौकरी बचानी है। मगर वो भी ये जानता है कि गलत है। आज तो कोई बाबू आपका फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। आपने डीडीसी के इलेक्शन किए, स्पीकर साहब ने पार्लियामेंट के बहुत बड़ा इजलास किया कश्मीर में, मैं भी वहां था। मैंने कहा जो डीडीसी के मेंबर बने हैं, पंचायत के मेंबर बने हैं, ये लोगों के सामने क्या लेके जाएंगे। आपने ये तो इलेक्शन करके आ गए, मगर अब वो गांव वाला पूछता मेरी सड़क कहाँ है, मेरा पानी कहाँ है, मेरी डिस्पेंसरी का हाल क्या है, वो क्या कहेंगे। आपने दिखाने के लिए तो कर दिया, मगर उनको वो हक नहीं दिया जिसके बारे में आप कहते थे, आसमान से कहते थे कि अब पंचायती राज बनेगा और पंच जो होगा उसमें कोई ताकत होगी। मैं हुकूमत से पूछता हूं, क्या ताकत दी आपने उनको, क्या ताकत, क्या उनके पास कोई ताकत है। अफसर उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्या बनाया, हमारी लड़ाई महाराजा हरि सिंह के खिलाफ नहीं थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई थी कि लोगों को जो वोट का हक है वो दो, तुम रहो राजा, मगर लोगों की हुकूमत बनी, वही लड़ाई थी। ये जो पर्ची आज तो आप बटन दबाते हो, ये कभी भूलना नहीं।
ये सारे हिंदुस्तान के करोड़ों के खून का नतीजा है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। उस पर्ची पे गांधी का खून भी लगा हुआ है। जब बटन दबाते हो तो याद रखना, उनको जिन्होंने अंग्रेजों ने फांसी दी, तीनों फिरोजपुर में उनका मेमोरियल बना हुआ है। भगत सिंह, मैं गया वहां अभी मार्च में, उन्होंने जवाहरलाल को नहीं देखा हिंदुस्तान को आजाद देखते हुए, मगर कुर्बानी दी उस डायर के खिलाफ जिसने जलियांवाला बाग का किस्सा किया था। हजारों उस कुएं में पड़े थे बेगुनाह। कभी भूलिए मत, ये देश आपको आसानी से नहीं मिला है। ये देश आपको उस खून से मिला है जिसकी कुर्बानी, जिसके लिए अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा। आज आप पे जिम्मेवारी है, आज आप पे जिम्मेवारी है, इस मीडिया पे और आप पे। अगर इस भारत को मजबूत करना है तो सच्चाई का दामन थामिए और सच्चाई से एक दूसरे के साथ भाईचारे में रहिए। जब तक हमारे यहां भाईचारा रहेगा कुछ नहीं होगा, मगर जिस दिन भाईचारा खत्म हो जाएगा, हमें अंदर का खतरा है। मुझे पाकिस्तान या चीन का खतरा नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक हम मजबूत हैं अंदर। इसे उस भाईचारे को पकड़िए और इस जमात को मजबूत कीजिए। जमात में लोग आते हैं, जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मगर अपने आप को मजबूत करें। बड़े ऐसे ऐसे चीजें, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा आप देखना क्या क्या नेता आएंगे। वो नेता भी आता था, आएगा तो कहता था गोली मारो सालू को। किसको मारना है गोली, किसको? सोच तो मुझे इस बात का है, इसको सुप्रीम कोर्ट में इसको खड़ा करना चाहिए। वो नफरत फैलाता है और फिर कहता है मैं मिनिस्टर भी हूं। वज़ीर आज़म, भारत बनाना है तो भारत में इंसानियत को पैदा कीजिए, नफरत से भारत नहीं बनेगा। नफरत से ये वतन खत्म हो जाएगा, उसको याद रखिए। वाजपेयी ने क्या कहा? कश्मीर आया था, आरएसएस का आदमी था, और कहा हमने इस रियासत का कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत में इसका फैसला करना है। मैं आज भी कहता हूं, जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे और दोस्ती के हाथ दोनों मिलाएंगे नहीं, हम कभी आराम से नहीं रह सकेंगे, कभी नहीं। मुझे लिख के ले लीजिए। 4 जंगें हो गई हैं, 4 जंगों में गरीब ही मरा। अगली जंग में भी वही होगा अगर कभी आपने ये सोचा, उससे ज़्यादा भयानक हो, क्योंकि दोनों के पास एटम बम है। हम तो एक ही एटम बम से मिट जाएंगे। और खुद वाजपेयी ने मेरे सामने कीचवाल में, जहां पाकिस्तान की कश्मीर की सरहद बिल्कुल सामने है, हम पानी का मुआवजा उनको, आज मुझे पता नहीं, जब मेरी हुकूमत थी तब भी देते थे, क्योंकि हम पानी वहां से लेते थे।
उस इलाके में। और क्या कहा? कहा दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। या दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे, या नफरत में रहेंगे और पीछे हो जाएंगे। अरे क्या ही अच्छा होता दोस्ती होती। आज सियालकोट से लोग यहाँ जम्मू चाय पीने आते, खाना खाने आते, हम वहाँ जाते। वही हाल होता था पुराने ज़माने में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था। लोग रेल में आते थे, याद है? रेल में आते थे, यहाँ दिन गुजारते थे, शाम को वापस आते थे। अरे मैंने मेडिकल कॉलेज में जब चौवन राय आता था, चीन का वजीर आजम और जवाहरलाल उसके साथ होता था, मैंने मेडिकल कॉलेज का लड़के होकर मैंने हिंदी चीनी भाई भाई दोनों झंडे ऐसे उठाता था। आज कहाँ पहुंच गए? नफरतें कहाँ पहुंच गई? बॉर्डर पे बैठे, हमारी जमीन पे बैठे हुए, और आप बात नहीं। क्या होगी? हम दोस्ती में रहेंगे तो ये जो पैसा हम लोग इन जहाज़ों को और इन टैंकों को और इन चीज़ों को लेते हैं, वो हम अपने किसान को उठाने के लिए लेंगे, उसी गरीबी दूर करने के लिए लेंगे। आज हम लोग 101 नंबर पे पहुंच गए हैं बुखवारी में। सोमालिया के साथ हमारा दर्जा आ गया है, जबकि इंदिरा गांधी के वक्त में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। हम लोग अपने न सिर्फ खुद खाते थे बल्कि दुनिया में बेचते थे अपनी फसल। आज कहां पहुंच गए? आप देखें, यही जम्मू जिसके बारे में वो जम्मू 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 कहते हैं, पार्लियामेंट में बैठा था, मुझे टेलीफोन आया कि यहां लोग मर रहे हैं, गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। वजीर हर्षवर्धन साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, वो बोल रहे थे। मैंने कहा मैं माफी मांगता हूं आपको इंटरप्ट करने के लिए, मगर मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा हमारा दारुल खिलाफा सर्दी का जम्मू, उसके अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। जहां ये आप बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, वहां लोग मर रहे हैं। दावा यहां से आसमान तक। हम लोगों के पास वैक्सीन नहीं, हम दुनिया को बेच रहे हैं। पहले यार अपना घर बचाओ, फिर दुनिया देखो। अपना घर तो आग में लगा हुआ है और हम लोग बम गाड़ी लेकर दूसरे मुल्क के घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, इससे बाज आएगी। हुकूमतें आती हैं जाती हैं। राजीव गांधी की भी हुकूमत थी, 400 थे मेंबर, आपके भी 300 है। एक दिन दूर नहीं है जब आप भी नीचे आ जाए। नफरत का ढंका जो आप बजा रहे हैं ना, ये थोड़ी वक्त चलेगा, हर वक्त नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। आज भी हिंदुस्तान में लोग हैं जो इससे नफरत करते हैं जो आप फैला रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों सुनो, और ये मीडिया वाले सुने। बद्री राणा साहब बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं। इनको आराम नहीं आता है।
इनको आराम नहीं आता। उनने मुझे एक मैसेज भेजी, सुनिए आप भी। एक औरत जो पली थी लखनऊ में, पढ़ा था, बड़ी हुई लखनऊ में, वो इन नवरात्रा की छुट्टी में वहाँ गई देखने के लिए कि हालत कैसी है, और क्योंकि उसका खावन जो है वो मेरे ख्याल से फौज में है तो कंटोनमेंट में रहेगी। तो वहाँ हैरान हुई कि आज भी वहाँ का कल्चर यही है, भाई साहब, भाईजान, चाय लेने वाला सुबह को भाईजान, नाश्ता करती है भाईजान नाश्ता लाता है। धोबी रोज उसके कपड़े ले जाता था और धो के लाता था वापस शाम को। नवमी के दिन धोबी नहीं आया तो उसने पूछा, टेलीफोन किया धोबी को, आप क्यों नहीं आए हमारे कपड़े लेकर? उसने कहा, जनाब आज नवमी है तो मेरी छोटी बेटी 7 साल की है, वो इन घरों में जाती है जहाँ मैं कपड़े धोता हूँ, और इसको उस दिन वो भगवती का रूप देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ये आज भी होता है, हाँ, कन्या पूजा, कन्या पूजा होती है, तो इसकी पूजा होती है, इसलिए हमें देर लग गई आपके यहाँ आने में। उसने कहा, ये कौन है? उसने कहा, यही वो बेटी है मेरी जिसकी कन्या पूजा हुई थी। वो बेटी बड़ी खुश कि उसने आज उसकी पूजा हुई, उसने थोड़े से पैसे भी कमा लिए, बड़ी खुश थी। तो इस औरत ने उससे पूछा, प्रीति ने धोबी से, तुम्हारा नाम क्या है? देखिए हैरानी, देखिए। धोबी कहता है, मेरा नाम मोहम्मद है। उसका दिल बैठ गया, कहने लगा, मुसलमान लड़की की पूजा हो रही है। थोड़ी देर में इसके आंसू आने लगे कि देखो, और कहती है, ये उनको मैं कहना चाहता हूं जो ये नफरत फैला रहे हैं, और कहती है आंसू से, आज भी मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, आज भी मेरे हिंदुस्तान में नफरत गायब हो। भाई लोगों, याद रखो, इस वतन में आज भी इंसानियत है, आज भी लोग हैं जो हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत करते हैं, और इंशाअल्लाह ये भारत रहेगा, ये मोहब्बत रहेगी। यही चले जाएंगे जो नफरत फैला रहे हैं, यही मर जाएंगे। इससे मैं आपसे कहता हूं, घबराना नहीं, बस अपने भगवान को थामे रखो, अपने अल्लाह को थामे रखो, और उससे ताकत पाओ, वही ताकत है। इंशाअल्लाह यह जमात मरेगी नहीं, न मरेगी, न मरी है, न मरी थी। एक ज़माने में नरसिम्हा राव जी की हुकूमत थी तो कहते थे फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत, तो वो जो नेशनल गन वो तो मर गई। कहाँ है नेशनल? मैं विलायत गया, मुझे लोग विलायत भेजे, फारूक साहब आइए, तशरीफ लाइए, हमें किसी से बचाने वाला तो वो था। आज भी आपसे कहता हूं, जम्मू कश्मीर बचेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेहरबानी से, नहीं तो नहीं। मारो गंडूरा, तुम जितना मार सकते हो। बीजेपी वालों, आरएस वालों, मारो नारे जितने तुम मार सकते हो। तुम भाईचारे को खत्म नहीं कर सकोगे, तुम ही खत्म हो जाओ। मुझसे लिख लो, लिख लो मुझसे, मैं खून से लिखने को तैयार हूं। कोई धर्म नफरत नहीं सिखाता, कोई।
इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं। अपने धर्म की तरफ चलो। मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूं, तुम नाम के मुसलमान रह गए हो, अमल के मुसलमान नहीं रहे। तुम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, सच नहीं बोलते हो, कम तोड़ते हो, बेईमानी करते हो, झूठ बोलते हो। यही हाल हमारे हिंदुओं का, सिखों का, क्योंकि हम उससे दूर हो गए। हमें माया जाल ने फंसा रखा। माया जाल समझते हैं अगर 1 करोड़ है, दूसरा करोड़ बना रहा हूं, कोई पता नहीं कर रहा क्या होगा। ये नहीं पता है, जब वो आएगा पता ही नहीं लगेगा, सारा यही भरा रह जाएगा। वो मीडिया मेरे सामने, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अभी हमारे पिछले गवर्नर ने, सतपाल मलिक साहब ने, झुंझुनू राजस्थान में कहा है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के पास जो है रोशनी स्कीम, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। कहता हूँ ज़रा आइए मेरे सामने, हाँ क्या बोल रहे हो? मैंने 3 इलेक्शन इसके लिए भी लड़े हैं और झूठ बोलता है। पहले तो हम सबको झूठ बोला कि 370 जाएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है। फिर कहता नहीं, मुझे वज़ीर आज़म ने कहा था 35 से जाएगा, 370 रहेगा। ये भी आपने सुना होगा। और आज झुंझुनू में जाके बात कर, अरे आज जम्मू कश्मीर में आके बात कर, मेरे सामने बात कर, मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा। अफसोस तो है ना, तुम गवर्नरी से उतरो तब मैं तुम्हें बताऊँ। और गवर्नरी ज़्यादा देर रहेगी नहीं, वो भी चली जाएगी। फिर क्या करो? इसलिए ये झूठ बोलना छोड़ दो। रोशनी स्कीम का देखना है, पता लग जाएगा इनको कि इन्होंने उसका फायदा उठाया। किसे थी ये रोशनी स्कीम? इसका मकसद था कि हम पावर प्रोजेक्ट बना सकें। मैं 9 प्रोजेक्ट हमारे पास थे पावर के, और मैं हुकूमत के पास गया। वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे और पावर मिनिस्टर थे वो साउथ इंडिया के कुमारमंगलम। उनके दफ्तर में गया, कहने फारूक साहब, आपको सेंटर जो है काउंटर गारंटी नहीं देगा, आप 2 प्रोजेक्ट बना लीजिए, साथ हमें दे दीजिए, हम क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसका जो भी पैसा हमें लगेगा वो हम निकाल लेंगे, फिर ये प्रोजेक्ट आपके हवाले देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने किसी मिनिस्टर से नहीं पूछा, किसी सेक्रेटरी को नहीं ले गया, उसी वक्त दस्तखत, हमें बिजली चाहिए। हमारे लोग बिजली के बगैर हैं, अंधेरे में रहते हैं। हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो दिया जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं। हमें बिजली चाहिए। कारखाने बनेंगे जब बिजली होगी, घर आबाद होंगे, हमारी माँ बहनें खाना पका सकती हैं, गर्म पानी कर सकती हैं। 7 प्रोजेक्ट उनके हवाले, 2 प्रोजेक्ट हमें दिए, सावलकोट और क्या है वो दूसरा, वो बगलिहार। अल्लाह का शुक्र है बगलिहार आज आपको 900 मेगावाट दिया। और सावलकोट में अगर इन लोगों ने ऊपर नीचे नहीं किया था, आज 1800 मेगावाट और आपके पास है। उसमें भी ये फैलाया। फारूक अब्दुल्ला इसका हिस्सेदार है। हाँ। और फिर ये भी कहा, आज वो जिंदा हैं फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा। जब उसका ये जो है बगलिहार का वो डैम का नियम रखना था, तो हमने इनको बुलाया कि आइए देखिए। उनने जब देखा डॉक्टर साहब मुझे तो ये पता ही नहीं था, हम तो ये कह रहे थे कि वहाँ कुछ भी नहीं है,
पैसा सारा खा गए। यहाँ तो इतना काम हुआ है, आज भी वो जिंदा, पूछ लीजिए उनसे। इंसान जब जाएगा कुछ नहीं साथ ले जाएगा, ये कपड़े भी नहीं साथ जाएंगे, ये जिस्म भी यही रह जाएगा, ये भी या तो जलाया जाएगा या खाक हो जाएगा कब्र में, सिर्फ रूह जाएगी, आत्मा जाएगी। और जो किया होगा उसका हिसाब आपको पहले से देना होगा। से ये जो अजीब किस्म की खबरें फैला रहे हैं, ये और फैलाएंगे और नफरतें फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे। हर गांव में इन्होंने आरएसएस का आदमी बेच रखा है, हर गांव में। जम्मू के जरा आए ना कश्मीर, हम भी देखते हैं कौन आ सकता है इनमें से, क्योंकि हम में वो दम है इनका जवाब देने का। हम इन पर लाठी नहीं चलाते, हम इनको अपने मुंह से कहेंगे गलती कर रहे हैं। कोई काम नहीं तुम्हें और। इससे आपसे कहता हूं मीडिया वालों, उससे डरो, इनसे मत डरो, डरो जिसे तुम्हें पैदा किया और सच्चाई की तरफ चलो। उसी के सामने हमने जाना है, तुमने भी और मैंने, वहां कोई फर्क नहीं होगा, ये बादशाह या गदाकार सब। हिम्मत हिम्मत। और कोई भी जम्मू कश्मीर को अलग नहीं कर सकेगा, वो लाख कोशिश करेगा, नहीं कर चिल्लाएंगे, यहां से अलग करें, उधर से अलग करें, इधर से यहां खींचेंगे। अरे भाई जरा खींच के तो दिखाओ। और फिर एक साहब कहते हैं डिक्सन प्लान, वाह। मेरे ख्याल से वो डिक्सन कब्र से उतरा होगा और रात को इसको एक भूत बन के आया होगा कि डिक्सन प्लान, वाह। आप कौन सा प्लान लाओगे? डिक्सन तो मर गया, आप कौन सा प्लान लाओगे? यह हाल है, झूठ, नफरत। और मैं भाई बहनों से सिर्फ अपील करता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए कि हम नफरत को डुबो सकें, नफरत को जहन्नम में पीट सकें और भाईचारे को जिंदा रख सकें, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो दे दीजिए। मैं उससे दुआ करता हूं हम सबको सलामत रखे और हमें अपने भारत की जो है उसकी शान दिखाए। उसकी शान है एकता में, इत्तेहाद में, इत्तेफाक में और भाईचारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। पूरे विजुअल बताया किस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा को कहीं ना कहीं निशाना साधा, साफ तौर पर कहा कि नफरतों की दीवार को गिराना पड़ेगा और एनसी ही वाहिद ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को बचा सकती है। और जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पूरी नीतियां बताई है भाजपा की, जो कि आम जन विरोधी नीतियों को लगातार लेकर जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कटाक्ष किया है भाजपा सरकार पर कि इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। जो वायदे किए थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से हम पूछेंगे जो आपने आम जनता के साथ वायदे किए थे वो किस हद तक पूरे किए। आम जनता आज रोष में है, हर तरफ जहां पर देखिए, पर भाजपा का जो काम है सिर्फ नफरतें फैलाने का काम है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो कि आम जनता से संबोधित किया, कहीं ना कहीं मीडिया से भी कहा साफ तौर पर कि मीडिया भी भगवान से डरे, सच दिखाए, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है। और जिस तरह से आप देखा नफरतों का बाजार गर्म है और भाजपा लगातार आम जनता जन विरोधी जो नीतियाँ अपना रही, कहीं ना कहीं आम जनता अब जागरूक हो चुकी है। आने वाले समय में जनता ही अब जवाब देगी कि किस तरह, किस पार्टी को समर्थन जनता ने देना, किस पार्टी को नहीं। और जिस तरह से आपने देखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी स्पीच के दौरान भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि नफरत से नहीं, भारत को हमने प्यार से जीतना है, बातचीत से जीतना है। और कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म यानी कि जो हर धर्म के लोग जिस तरह से मेल मिलाप करके भारत जिसकी वजह से जाना जाता है उसको लेना। और एक एनसी एक ऐसी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जो इन चीज़ों को लेकर सामने आएगी। चलिए सर से भी बात करते हैं।
सर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी आज जम्मू में आए, आपने पार्टी वर्कर्स से आज उन्होंने संबोधित किया, एक मैसेज दिया कि कहीं ना कहीं नफरतों की दीवार को गिराना है, क्या कहेंगे आप? ये तो वो हमेशा से कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो शुमार ही यही है हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का। तो आज इसी को तोड़ने के लिए बीजेपी लगी हुई है और इन्होंने आज अपने वर्कर को भी यही बोला है कि आप मुकाबला कीजिए बीजेपी की इस डिवाइसिव पॉलिटिक्स का। तो मुझे लगता है कि सारे वर्कर जोश से इसका मुकाबला करेंगे। कहीं ना कहीं सर ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मीडिया को भी कहा कि सच दिखाइए सर, आपसे डरिए। क्या आपको लगता है आज के दौर में मीडिया की आवाज़ को भी दबाया जा रहा है? बिल्कुल दबाया जा रहा है। मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो उनकी एड्स पे चल रहे हैं, तो नेचुरली जिधर से पैसा मिलेगा उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं। तो ये उनको देखना है कि उनका जो आइडियोलॉजी है, जो जर्नलिज्म की आइडियोलॉजी है, उस पर चलें, पैसे को मत देखें, क्योंकि ये तो नोबल प्रोफेशन था, इसको भी बदनाम किया हुआ है कई मीडिया हाउसेज। नहीं, आप बेटर जानते हैं, मेरे कहने का कोई नाम लेने की बात नहीं है। धन्यवाद सर। साफ तौर पर और भी हमारे साथ यहाँ कार्यकर्ता पार्टी की जो सर, क्या कहेंगे दविंदर सिंह राणा का पार्टी को छोड़कर जाना? एक 25 साल का सफर था, पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, एक अच्छा अस्तित्व लेकर, क्या ऐसा हो पड़ा कि दविंदर राणा जी को पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामना पड़ा? ये वही भाजपा है जो एनसी को, कांग्रेस को या पीडीपी को कहती थी गुपकार गैंग, आज वही एक मंच पर शेयर करते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सर अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम सुनील वर्मा है, मैं जिला उधमपुर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है। आप देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत से लोग आए। ये तो दविंदर राणा जी भी कह रहे थे कि ये एक तहरीक है। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ, इसमें ये बहुत बड़ा समुद्र है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि चोंच पर पानी लेकर कोई एक परिंदा चला जाएगा तो उसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो देवेंद्र राणा साहब ने ये जम्मू डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुपकार डिक्लेरेशन जब डॉक्टर फारूक साहब या मुख्तलिफ सियासी जमातों ने बनाया तो उनके पास एक एजेंडा था, एक डॉक्यूमेंट था कि जो 35 एक दूसरा अपना 370 जम्मू का स्टेटहुड, लोगों को रोज़गार देना चाहिए, एक उनके पास एजेंडा था। इन लोगों के पास क्या है? ये खाली एक ड्रामा है, लोगों के साथ धोखा किया है इन लोगों ने और इनके पास है कुछ नहीं। मैं आप बताऊंगा आपको कि आने वाले दिनों में इन्होंने जो ब्लंडर किया है लोग इनको माफ नहीं करेंगे। है कुछ नहीं है, फिर कैसे आपके दिग्गज दो नेता सुरजीत सिंह सलाथिया और दविंदर राणा जी भाजपा की आज बात में बात हो? हाँ, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी दविंदर राणा जी से बात करते थे गोलमोल घुमाकर जलेबी की तरह बात करते थे, यानी स्पष्टीकरण का भी दिया नहीं उन्होंने। हम जब भी बात करते थे वो कहते थे कि जहाँ पर जम्मू के हित की बात होगी, जम्मू के लोगों के हित की बात होगी, शायद उसके लिए मुझे अपना पॉलिटिकल कैरियर भी दांव पर लगाना पड़े। क्या उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखने का हक नहीं था? क्या वो खुले तरीके से अपनी बात नहीं रख पाते थे? ये जम्मू के लोगों की बात थी, ऐसा कुछ? देखिए, आप मीडिया से वाबस्तगी आपकी है, आपने देखा होगा कि जम्मू प्रोविंस फ्री हैंड उनके पास था, लेकिन ये अब जो इन्होंने जो इस तंजीम को छोड़ा है, इन्होंने लोगों के हितों के लिए नहीं, अपना बिजनेस बचाने के लिए, जो उनका बिजनेस है अपने मुफाद के लिए लोगों ने। तो जम्मू का राग अलाप रहे थे, जिस तरह से दिल्ली से जम्मू में आते ही जम्मू भावुक हो गए, आंखों में आंसू आ गए थे। ये क्या चीज़ थी? ये किस तरह के भावुकपन जो दिखाया था? ये एक बहुत बड़ा नाटक था, आपने देखा। इनके मैंने जैसे पहले कहा, इनके पास कुछ नहीं है, डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कोई नहीं है। तो लोगों के साथ इन्होंने जो किया है, आने वाला जो दिन है, जो वक्त है, लोग इनका बेहतर जवाब देंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये इनका राजनीतिक जो इन्होंने जो फैसला लिया है मेरी समझ से बाहर है और ये लोगों को ना कुछ दे पाएंगे और ना ही इनके लिए अपने लिए कुछ बचेगा। जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। भाजपा मजबूत हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक रोड था ना, रोड में एक बहुत बड़े पत्थर थे, तो उसमें छोटे, जब ये बड़ा वृक्ष जब गिरता है तो छोटे छोटे जो वृक्ष नीचे दबे होते हैं ना, उनको रोशनी मिलती है, फिर वो पैदा होते हैं। इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक टहनी बड़े वृक्ष से टूट जाती है तो वो वृक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत से लोग आए, पहले भी आए, चले गए, आगे भी आते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन ये जो आप इन लोगों को देख रहे हो, ये मजबूत स्तंभ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। जब तक ये लोग हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को फर्क पड़ने वाला कोई है नहीं। धन्यवाद अनिल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर सर का कहना है कि अगर दविंदर सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया अगर गए हैं, वो जनता के हित के, जम्मू कश्मीर के हित के लिए, बल्कि आपने
पर्सनल मुफाद के लिए उन्होंने पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थामा। ये वही है पार्टी है भाजपा भी जिस पर देवेंद्र राणा लगातार कटाक्ष करते थे और भाजपा भी लगातार एनसी को गुपकार गैंग के नाम से मानती थी, पर आज वही लोग एक मंच शेयर कर रहे हैं। जनता बखूबी जानती कि आखिर पीछे का कारण क्या हो सकता है, क्योंकि इतनी देर से 25 साल का एक सफ़र था देवेंद्र सिंह राणा और सुजीत सलाथिया जी का, जो पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। एकदम ऐसा क्या हो पड़ा, जिस तरह से पहले भी लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, बात कुछ और है, यानी दाल में कुछ काला ज़रूर है, जिसके चलते देवेंद्र सिंह राणा जी जिन्होंने पार्टी को छोड़कर जो कि भाजपा का दामन थामा। एयरपोर्ट पर देखा था जिस तरह से भाजपा का कोई भी नेता उनको वहाँ पर वेलकम करने के लिए नहीं पहुँचा था और ना ही वहाँ पर भाजपा के नारे दिखे थे, ना ही भाजपा के झंडे दिखे थे वहाँ पर। हाँ, एक चीज़ ज़रूर दिखी थी, जम्मू जम्मू जम्मू, जिसे आज साफ स्पष्ट तौर पर जो कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया, ये सिर्फ एक नाटक है कि दिखावा है, कहीं ना कहीं बात कुछ और है। और अभी तक हमने पूरा आपको विजुअल बताया कि क्या कहना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़े ही कहीं कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर कर सामने आएगी और जनता का पूरा समर्थन मिलेगा और भाजपा की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।